हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जानकी पूर्ति। आज के क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। इस क्लास में हम लोग संभववाद यानी पॉजिबिलिज्म के बारे में देखेंगे। जब हम इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण और ह्यूमन के बीच में, मनुष्य के बीच में संबंध को देखते हैं, उनके बीच में कैसी अंतक्रिया होती है उसको देखते हैं, तो हमें 3 तरह की विचारधाराएं देखने के लिए मिलती है। पहला है नियतिवाद, दूसरा है संभववाद और तीसरा है नव निश्चयवाद। हम लोग पॉजिबिलिज्म को देखेंगे इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो विचारधारा है, संभववाद की विचारधारा, हमें समझना है कि ये जो विचारधारा है वो नियतिवाद के विपरीत है। यानी कि जहाँ पर नियतिवाद में प्रकृति को अधिक शक्तिशाली बताया गया है, वहीं पर जब हम लोग संभववाद की बात करते हैं तो यहाँ पर मानव को अधिक शक्तिशाली बताया गया है। संभववाद शब्द का जो प्रयोग है, सबसे पहले लूसियन फैब्रे नाम के एक फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, उन्होंने 1922 ईस्वी में किया। इनकी जो विचारधारा थी उसको उसने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में बताया। और उन्होंने क्या कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मानवीय प्रयत्न और कार्यों को उन्होंने प्राथमिकता दिया। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसे निश्चयवाद में महत्व दिया जा रहा था, उसकी अपेक्षा इन्होंने क्या किया, मानव के क्रियाकलाप जो है, मानव जो चीज़ों को करता है, मानव जो प्रयास करता है, उसको अधिक प्राथमिकता दिया। इन्होंने ये कहा कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अनिवार्यता है, यानी कि कहीं पर मनुष्य काम करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उसके पास संभावना के रूप में है और वो उसके स्वामी के रूप में उन चीज़ों का निर्णय लेता है कि मुझे कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। आगे हम इस चीज़ को और भी अच्छे से समझेंगे। यदि हम लोग इसके प्रतिपादन या इसका जन्म कैसे हुआ उसको देखें तो इसका जो विकास का केंद्र था, ये फ्रांस में आया ये विचारधारा, और फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने इसमें योगदान दिया विशेष रूप से, इसलिए इसे भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा भी कहा जाता है। फ्रांस के ही एक भूगोलवेता हैं वाइडल डी ला ब्लास, उसे इसका जन्मदाता कहा जाता है इस विचारधारा का। इसके अलावा ब्रून्स, डिमांजिया, इसाबोमेन, ये कुछ भूगोलवेता थे जिन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया। यदि हम लोग इसके मूल विचार को देखें तो ये जो विचार है, ये पहली बात तो ये कि ये जो नियतिवाद या पर्यावरणीय नियतिवाद है उसके विपरीत है। यानी कि ये प्रकृति को महत्व नहीं देता, उसे शक्तिशाली नहीं कहता, लेकिन मानवीय क्रिया और प्रयत्न को अधिक महत्व देता है और मनुष्य पर्यावरण का शक्तिशाली कारक है। इस विचारधारा का मानना है कि मनुष्य जो है पर्यावरण का शक्तिशाली कारक है और प्राकृतिक भूदृश्य में परिवर्तन करता है। जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से उसे लैंडस्केप मिला है या भूमि मिली हुई है, उसमें वो परिवर्तन करता है और गांवों का निर्माण करता है, नगर, रेल, खेत, इन चीज़ों का निर्माण करता है। और इसके उदाहरण के रूप में हमें ये दिखाई देता है। इस विचारधारा का मानना है कि जो संभावनाएं उसे प्रस्तुत की जाती है, यानी मनुष्य के पास जो संभावनाएं आती हैं, वो उसे अपनी पसंद से उपयोग कर सकता है या उपयोग नहीं कर सकता है। ये मानव पर निर्भर है। यानी कि जो भी उसे प्रकृति के द्वारा मिलती है, जैसे भी जलवायु मिलती है या जैसे भी उचावच दिया जाता है, वो उस जगह पर या तो उस चीज़ को स्वीकार कर सकता है या तो इनकार भी कर सकता है, अगर चाहे तो वहाँ परिवर्तन भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ पर ही उसी परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर है, लेकिन वो क्या करता है, वो चाहे तो वहाँ रहे या फिर दूसरी जगह या फिर उसमें परिवर्तन करके उस चीज़ में रह सकता है। इस प्रकार की बातें इसमें कही गई है। और आगे हम लोग देखते हैं, हाँ,
ये जो विचार है मानव को स्वामी कहता है, यानी मानव जो है वो सर्वोपरि है और वो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। ये इस विचारधारा का मूल विचार है। इसके विकास को यदि हम देखें तो विकास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग भूगोलवेता आए और उन्होंने विचार को दे करके इसका समर्थन किया। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के द्वारा मुख्य रूप से इसको विकास किया गया और इन बातों को हम लोग देख लिए कि उनका कहना था कि मनुष्य पर्यावरण का शक्तिशाली कारक है और भूदृश्य में परिवर्तन कर सकता है, और उसके उदाहरण है कि नगर, रेल मार्ग, इन चीज़ों का उसने निर्माण किया है। यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। फ्रांसीसी जो भूगोलवेता है उनका कहना है कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से नियंत्रित नहीं है, है ना। यहीं पर मुख्य रूप से जो मैं कह रही हूँ कि विपरीत है ना, नियतिवाद की विपरीत है, उसको समझने की बात है। उसमें क्या कहा जाता था कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के द्वारा उसे निर्धारित किया जाता है, उसके जीवन शैली को निर्धारित किया जाता है। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से नियंत्रित नहीं है, लेकिन अपने विवेक और कुशलता से प्राकृतिक तत्वों पर, यानी कि प्राकृतिक तत्व यानी वनस्पति हो गए, उच्चावच हो गए, मृदा हो गया, मौसम हो गया, जलवायु हो गया, इस पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी विजय प्राप्त कर लिया है उसने। और इस प्रकार से ये मनुष्य को अधिक शक्तिशाली बताता है। वाइडल डीला ब्लास जो इसके जन्मदाता भी हैं, इन्होंने क्या कहा, इनका कहना था कि मनुष्य के विवेक और कौशल क्रियाकलापों को अधिक महत्वपूर्ण समझा, यानी इन्होंने मनुष्य का जो विवेक और कौशल है और उनकी जो एक्टिविटीज़ है, क्रियाकलाप है, उसको अधिक शक्तिशाली माना और मानव शक्ति में आस्था को व्यक्त किया। और इन्होंने इस बात को कहा कि मनुष्य अपनी क्षमता, कौशल, आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकता है, यानी कि यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, प्रकृति में कोई ऐसा निश्चित मार्ग नहीं तय कर रखा है जिस पर चलने के लिए उसे बाध्य होना पड़े, यानी कि प्रकृति ने कुछ भी ऐसा मार्ग तैयार नहीं किया है कि उस पर चलने के लिए मनुष्य बाध्य हो, लेकिन इसके बदले में क्या है कि मनुष्य अपनी क्षमता से, कौशल से और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकता है, यानी कि मनुष्य उसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रकृति के द्वारा जो भी संभावनाएं उसे प्रस्तुत की जाती है, संभावनाएं कहने के मतलब जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है ना, चाहे वो वायु के रूप में हो, मृदा के रूप में हो, जल के रूप में हो, उचावच के रूप में है, उन चीज़ों को संभावनाएं कहा जा रहा है। तो इसके द्वारा जो भी संभावनाएं उसे प्रस्तुत की जाती, अपनी क्षमता तथा आवश्यकता अनुसार वो इसका चयन कर सकता है, और इस चयन में वह नियंत्रित नहीं बल्कि स्वतंत्र होता है ना। उसमें कहा जा रहा था नियतिवाद में कि वो नियंत्रित होता है, लेकिन इसमें वाइडल डीला ब्लास कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ पर भी एक चीज़ है, वाइडल डीला ब्लास इस बात को भी कहते हैं प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि नेचर क्या के जैसा, एडवाइजर के जैसा, सलाहकार के जैसा काम करता है। उसके कहने का मतलब यही है कि नेचर जो है वो सलाह देता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन ये मानव पर निर्भर करता है कि वो क्या करे, या तो उसका सलाह माने या उसका सलाह ना माने। ब्रून्स जो हैं इसके समर्थन करने वाले भूगोलवेताओं में से है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मनुष्य के कार्य को प्रमुख माना और प्रकृति के स्थान को गौण माना, यानी कि मनुष्य के कार्यों को इन्होंने अधिक माना और प्रकृति को गौण बताया, यानी कि कम आंका। और उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य निष्क्रिय प्राणी नहीं है बल्कि क्रियाशील शक्ति है ना। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट के द्वारा मनुष्य के ऊपर में कुछ भी किया जाए, ठीक है, और वो निष्क्रिय होकर हर एक चीज़ों को सहते रहेगा, नहीं। इनका कहना है कि मनुष्य निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय कहने का मतलब जैसे हम लोग देखते हैं जो
निर्जीव वस्तु होते हैं ना, वो निष्क्रिय होते हैं। तो इनका ये कहना है कि मनुष्य निष्क्रिय प्राणी नहीं है, लेकिन वो क्रियाशील शक्ति है, वो क्रियाशील है, यानी वो हमेशा एक शक्ति के रूप में काम करता है जो हमेशा निरंतर काम कर रही है, और वो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील है, और मनुष्य जीवन पर्यंत क्रिया प्रतिक्रिया में संलग्न रहता है। यानी कि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है, यानी कि उसके साथ कुछ एक्शन लिया गया तो वो भी रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं है कि वो निष्क्रिय सहता रहेगा। डिमांजिया ने क्या कहा? डिमांजिया ने कहा कि उर्वर मिट्टी में तब तक अच्छी खेती नहीं की जा सकती जब तक कि मनुष्य अपनी शक्ति और तकनीक का प्रयोग नहीं करता। उर्वर मिट्टी यानी कि उपजाऊ मिट्टी में भी तब तक अच्छी खेती नहीं होगी जब तक मनुष्य अपने तकनीक का प्रयोग नहीं करे, यानी उसको खोदेंगे नहीं, उसको तैयार नहीं करेंगे खेत में, उसमें पानी नहीं लगाएंगे, तकनीकों का सहारा नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमें फसल मिल जाएगा, है ना। यही बात को कह रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रकृति तो है, लेकिन प्रकृति अगर मनुष्य उसमें अपना तकनीक नहीं लगा रहा है और अपना शक्ति नहीं लगा रहा है तो वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा, उस तरीके से वो शक्तिशाली नहीं है, ऐसा इनका मानना है। ईसा बोमेन जो अमेरिकी भूगोलवेता हैं, इन्होंने क्या कहा? इनका मत था कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। मानव समाज जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण से निर्धारित नहीं होता है, इनका ऐसा कहना था। इनका ये भी कहना था कि मनुष्य दक्षिणी ध्रुव पर आरामदेह और प्रकाश युक्त पूर्ण नगर का निर्माण करने में समर्थ है। इन्होंने पॉजिटिविज्म को सपोर्ट करते हुए क्या कहा? दक्षिणी ध्रुव ये है उत्तरी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव को हम लोग देखें तो ये जो पूरा एरिया ना हिमाच्छादित है ना, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो इनका कहना है कि मनुष्य अगर चाहे तो अपनी सामर्थ्य से, यानी कि उसके पास जो शक्ति है उसके द्वारा वो क्या कर सकता है, इसको एक आरामदेह यानी कंफर्टेबल सिटी के रूप में, और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ रहेगी, प्रकाश युक्त पूर्ण नगर, यानी कि एक अच्छा सिटी के रूप में इस जगह पर भी एक अच्छा शहर का निर्माण कर सकता है। ना केवल ये बल्कि शिक्षा, रंगमंच, खेल, ये सब चीज़ों का इंतजाम भी वो इस जगह पर कर सकता है और अपने जीवन को आरामदेह या कंफर्टेबल बना सकता है। और फिर इनका ये भी कहना है कि मनुष्य सहारा में ऐसे कृत्रिम पर्वत का निर्माण कर सकता है। सहारा यानी कि जहाँ जो अफ्रीका का जो रेगिस्तान है, वैसे जगहों पर भी वो क्या कर सकता है, कृत्रिम पर्वत का निर्माण कर सकता है अपनी क्षमता से, और वहाँ पर वर्षा भी कृत्रिम पर्वत बनाएगा तो जिसके कारण वहाँ पर वर्षा भी वो करा सकता है ना। हम लोग जो एक प्रकार की वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा, उस प्रकार की जो वर्षा होती है वो पर्वतों के द्वारा होती है, उस प्रकार की वर्षा वो सहारा जैसे मरुस्थल में कृत्रिम पर्वत का निर्माण करके कर सकता है, ऐसा इनका कहना है। यदि हम लोग कुल मिलाकर या निष्कर्ष के तौर पर इनके मतों को देखें, जो संभववाद के समर्थक है उनके मतों को देखें, तो इनका जो पॉइंट है उसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। मनुष्य में शक्ति और कौशल विद्यमान है, ठीक है। और दूसरा, ये प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रह सकता, प्रकृति से नियंत्रित नहीं होगा, जैसा कि उसमें कहा गया था। इसका कहना है कि वो प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रहेगा, लेकिन प्रकृति को अपनी आवश्यकता के अनुरूप मोड़ेगा, यानी प्रकृति को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर सकता है, उसमें समर्थ है। और मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं, अपनी क्षमता तथा विवेक से सब कुछ करने में समर्थ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अपनी क्षमता और विवेक से वो सब चीज़ कर सकता है। मनुष्य प्रकृति से सहयोग प्राप्त करता है, उससे प्रभावित भी हो सकता है, किंतु उसे कदापि नियंत्रित नहीं हो सकता है। सहयोग ले सकता है, यानी कि उसको जो कुछ चाहिए, उसको लकड़ी चाहिए, उसको मृदा चाहिए, उसको वायु चाहिए, उसको जल चाहिए, ये चीज़ें ले सकता है। उससे प्रभावित भी हो सकता है, कुछ प्रभावित भी हो सकता है, जैसे कभी कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे प्रभावित होता है, लेकिन उससे कदापि नियंत्रित नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि नेचर जो है पूरी तरीके से मनुष्य को कंट्रोल कर लेगा, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। ऐसा
इसको हम लोग इस पिक्चर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकृति के द्वारा जो भूदृश्य या संभावनाएं दी गई है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वो खेतों का निर्माण करके, यहाँ पर किस प्रकार से तकनीकों का निर्माण करके यहाँ पर खेती की जा रही है। उसी प्रकार से सौर ऊर्जा जो दिया जाता है प्रकृति के द्वारा, उसके द्वारा वो यहाँ पर सोलर लगा करके उसके द्वारा ऊर्जा को निकाल रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर तालाब का निर्माण किया है मनुष्य अपने लिए, और इधर हम लोग देखेंगे कुछ बस्तियाँ हैं। तो इस प्रकार से वो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी आलोचनाएं भी की गई, इस विचारधारा की किस आधार पर की गई, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। संभववादी जो विचारधारा है, यदि हम लोग देखें तो इसमें मनुष्य को सर्वशक्तिमान और प्रकृति का विजेता कहा गया है। तो ये निश्चय ही अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी कि मनुष्य की जो शक्ति है ना, उसको बहुत ही बड़ा चढ़ा करके कहा गया है। अतिशयोक्ति दिखाई देता है, बड़ा चढ़ा करके जो तारीफ होता है ना, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा भी नहीं है कि प्रकृति मनुष्य सब चीज कर सकता है ना, इसीलिए इसको अतिशयोक्ति कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मनुष्य विज्ञान और तकनीकों का जितना भी विकास कर ले, प्रकृति के प्रभाव से एकदम से छुटकारा नहीं पा सकता। ठीक है, जितना भी विकास कर ले मनुष्य तकनीकों का, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से प्रकृति का जो प्रभाव है उससे छूट जाए। आज भी कई जगह पर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य ने भूकंप रोधी घरों का निर्माण किया है, मनुष्य ने अलग अलग जगह पर द्वीपों का निर्माण किया है, वहाँ पर वो बस रहा है। और भी कई सारी चीज़ों में है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि लोग चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो एकदम से सारा जो प्रकृति का प्रभाव है उससे छूट जाए। कुछ ना कुछ प्रभाव उसके जीवन में हमें देखने के लिए मिलता ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो सीमित है। ठीक है, और वह प्रकृति की पूर्ण अवहेलना और मनमानी नहीं कर सकता। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसा होती है जहां पर वो मजबूर है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो कुछ ऐसे अनुपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति है जहां पर वो अपने कामों को नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रकृति जो है वो बहुत ही विस्तृत रूप में है और अनंत है, यानी उसमें बहुत संभावनाएं हैं, है ना। हर दिन उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो मनुष्य भी प्रतिदिन अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है, नई नई खोज कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रकृति के पास जो चीज़ें हैं उसको समझने के लिए मनुष्य का जो ज्ञान है वो कम ही पड़ जाता है। क्योंकि मनुष्य अपने दिमाग से, बुद्धि से उन चीज़ों को खोजने की कोशिश करता जरूर है, लेकिन प्रकृति के पास खुद इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें मनुष्य कर रहा है वो कम ही पड़ जाते हैं। यानी कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया परिवर्तन होते रहता है, और इस प्रकार से मनुष्य का जो ज्ञान है वो कम हो जाता है प्रकृति की विस्तार की तुलना में, यानी प्रकृति में जो चीज़ें उपलब्ध है उसकी तुलना में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तरी ध्रुव, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका की हिमाच्छादित भूमि। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर साल भर हम लोग को बर्फ देखने के लिए मिलता है। तो अभी भी मनुष्य वहाँ पर केला और गन्ने जैसी खेतियों को करने में सक्षम नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक दशा है वह मनुष्य को रोक रही है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि टुंड्रा प्रदेश हो गए और भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, है ना, जहाँ पर साल भर आर्द्रता रहती है और उष्णता रहती, बहुत गर्मी रहता है, और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये क्या है, अभी भी निर्जन प्राय है। यहाँ पर अभी भी जनसंख्या कम पाई जाती है ना। यहाँ पर अगर हम लोग इस मैप में देखें तो देखिए यहाँ पर जो पिंक वाला एरिया है, यहाँ पर अभी भी जनसंख्या कम पाई जाती है। तो क्या कारण है यहाँ जनसंख्या कम पाए जाने का? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक दशाएं ऐसी है जो मनुष्य को उस जगह पर रहने नहीं दे रही है, वहाँ पर बसने नहीं दे रही है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि मनुष्य के पास शक्ति है जरूर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रकृति के प्रभाव से
प्रकृति से प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गर्मी से बचाव के लिए, है ना, गर्मी से बचाव के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एसी, है ना, कृत्रिम रूप से शीतल करता है। सर्दी से बचाने के लिए हीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से कृत्रिम तापमान, आर्द्रता, ये सब चीज़ करके ग्रीन हाउस गैस बनाए जाते हैं, है ना, ग्रीन हाउस गैस आगे हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस बनाए जाते हैं, ग्रीन हाउस फार्मिंग की जाती है, यानी कि सॉरी ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, ये ग्रीन हाउस फार्मिंग होता है। इसमें ग्रीन हाउस जो होते हैं उसमें कृत्रिम रूप से वातावरण को दे करके, तापमान को दे करके खेती की जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि मनुष्य एक कमरा को ठंडा या गर्म रख सकता है एसी या हीटर के द्वारा। एक जगह पर वो फार्मिंग कर सकता है ग्रीन हाउस बना करके। लेकिन अगर हम लोग बड़े पैमाने पर देखें तो किसी स्थान की जलवायु और मौसमी दशा को परिवर्तन मनुष्य अभी भी नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मनुष्य की कमियों को दिखाती है, या इस बात को दिखाती है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो प्रकृति से प्रभावित हो रहा है, पूरी तरीके से उसे अपने कब्जे में नहीं कर पाया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि इस विचारधारा को देखें तो यदि मनुष्य प्रकृति की अवहेलना करे तो मनुष्य अपनी ही क्षति करेगा। इसलिए उसे क्या करना चाहिए? उसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करना चाहिए। और अंधाधुंध शोषण करने से उसे ही हानि होगी। और ये जो विचारधारा है कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण क्षति को भी प्रमोट करता है, प्रोत्साहन करता है। इस प्रकार से ये चीज़ें बता करके इस विचारधारा को आलोचना किया गया है। और हम लोग 2 विचारधाराएं पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हो रहा है। हम लोग आप 2 विचारधारा जो पढ़े उसमें से आपको कौन सा, किस चीज़ के सपोर्ट में आप हैं, इस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछना है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट देखेंगे।